रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, समर स्लैम, सर्वाइवर सीरीज ये WWE के पे पर व्यू स्केड्यूल के 4 बड़े ट्रेडिशनल शोज हैं। ऐसे शोज जो कि कंपनी में सबसे पुराने हैं और आमतौर पर सबसे ज्यादा इज्जतदार और कीमती माने जाते हैं। मेरा मतलब है, अगर आप हर उस मौके को छोड़ दें जब विंस मैकमैन ने सर्वाइवर सीरीज को कैंसिल करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उस मुद्दे से हटकर बता रहा हूँ। इन इवेंट्स ने अब तक के कुछ सबसे बेहतरीन रेसलर्स दिए हैं, लेकिन उनके पहले और बाद में हुए छोटे पे पर व्यूज के बिना वो कुछ भी नहीं होंगे। इन्हें कभी कभी बी शोज भी कहा जाता है और आज हम उन पर थोड़ा प्यार बरसाएंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि हमने इस लिस्ट में मनी इन द बैंक या किंग ऑफ द रिंग को ना रखने का फैसला किया है, क्योंकि उन्हें कभी कभी बिग 5 के साथ जोड़ दिया जाता है, जो कि पागलपन है। पर 2011 और 1998 के इन शोज को शाउट आउट देना तो बनता है। मैं हूँ एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से और ये हैं 10 बेस्ट बी शो पे पर व्यूज इन WWE हिस्ट्री। शुरू करते हैं। नंबर 10, एक्सट्रीम रूल्स 2012। रेसलमेनिया 28 की अगली रात ब्रॉक लेसनर 8 साल में पहली बार WWE में वापस आए। पुराने UFC हैवीवेट चैंपियन स्टेज पर धमाकेदार अंदाज में साथ आए और कैमो टी शर्ट वाले लड़के को बहुत ज्यादा जोश से भर दिया। इसके बाद उन्होंने फ्लोरेसेंट ग्रीन टी शर्ट वाले जॉन सीना को F5 मार के गिरा दिया। ये सब ब्रॉक के वापसी के बाद के पहले मैच को सेटअप करने के लिए किया गया था, जो कि एक्सट्रीम रूल्स मैच था। एक्सट्रीम रूल्स में दूसरा नाम भी नहीं सोचा। शो के मेन इवेंट में बीस्ट और बिग मैच जॉन दोनों ने एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मारा। काफी लंबे समय के बाद कंपनी में कोई इतना खतरनाक मैच हुआ था। इसके अलावा 2 शानदार वर्ल्ड चैंपियनशिप मैचेस भी हुए, जिसमें शेमस वर्सेस डेनियल ब्रायन का 2 आउट 3 फॉल्स मैच और CM पंक वर्सेस क्रिस जेरिको का शिकागो स्ट्रीट फाइट मैच शामिल है। इसमें ब्रोडस क्ले वर्सेस डॉल्फ जिगलर भी था, लेकिन कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। एक शानदार छोटा शो जो एक खतरनाक मेन इवेंट के साथ खत्म हुआ। ऐसे में आप उस बेवकूफी के बारे में भूल जाएंगे जिसमें ब्रॉक को हारना पड़ा था लगभग। नंबर 9, एवोल्यूशन। WWE ने 2018 में अपने पहले 2 बड़े शो सऊदी अरेबिया में रखे थे। उस समय देश के कल्चर के कारण फीमेल परफॉर्मर्स इन शोज में नहीं आ सकती थीं। 28 अक्टूबर को सऊदी अरब में क्राउन ज्वेल शो से सिर्फ 5 दिन पहले WWE ने अपना पहला ऑल फीमेल पे पर व्यू इवेंट एवोल्यूशन आयोजित किया। मुझे यकीन है कि इन दोनों चीजों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी की सबसे अच्छी फीमेल टैलेंट्स को दिखाने के लिए एवोल्यूशन में NXT, स्मैकडाउन और रॉ वुमेन टाइटल्स के लिए 3 बड़े मैचेस करवाए गए। शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच ने अपनी शानदार लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच में सबका दिल जीत लिया, लेकिन शेना बेजलर और कायरी सेन, निकी बेला और रोंडा राउजी, साथ ही मे यंग क्लासिक फाइनलिस्ट टॉनी स्टॉर्म और इयो शिराई भी तालियों की हकदार हैं। न केवल ये मैचेस शानदार थे, बल्कि ये इस बात का भी सेलिब्रेशन था कि विमेंस रेसलिंग ने कंपनी में कितनी तरक्की कर ली है। WWE को अपनी फीमेल वर्कर्स के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते देखना दिल को छू लेने वाला था, वो भी सालों से इतना बुरा व्यवहार करने के बाद। हालांकि अभी भी इसके दूसरे पार्ट का इंतजार है। नंबर 8, नो मर्सी 2002। एक्सट्रीम रूल्स में सीना से लड़ने से करीब 1 दशक पहले लेसनर द अंडरटेकर के साथ नो मर्सी 2002 में लड़ रहे थे। भविष्य में जिसकी स्ट्रीक टूटने वाली थी और जो वो स्ट्रीक तोड़ने वाला था, वो दोनों ब्रॉक के WWE चैंपियनशिप के लिए एक दूसरे का हेल इन अ सेल में सामना कर रहे थे। ये मैच इतना खतरनाक था कि पॉल हेमन तक को भी चोट लग गई और ब्रॉक ने नेक्स्ट बिग थिंग के तौर पे अपनी जगह पक्की करने के लिए डेड मैन को हरा दिया। इस शो पर अब तक का सबसे बेहतरीन माना जाने वाला WWE टैग टीम मैच भी हुआ था। इसमें क्रिस बेनवा और कर्ट एंगल ने टीम बना के एज और रे मिस्टीरियो का सामना किया, ये फैसला करने के लिए कि WWE टैग टीम चैंपियनशिप का शुरुआती विनर कौन होगा। इन चारों के बीच लाजवाब केमिस्ट्री थी और एक खराब टीम के रूप में एंगल और बेनवा की शानदार कहानी ने इस टेक्निकल क्लासिक मैच को परफेक्ट बना दिया। जेमी नोबेल ने एक मजेदार क्रूजरवेट टाइटल मैच में तजीरी को हराया और ट्रिपल एच ने केन के खिलाफ वर्ल्ड हैवीवेट और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप्स को एक कर दिया। एक ऐसे मैच में जो अच्छे से ज्यादा ऐतिहासिक था, लेकिन यादगार पलों के मामले में कुछ ही बी शोज इसके बराबर आते हैं। मेरा मतलब है कि डॉन मैरी वर्सेस टोरी विल्सन की उस स्टोरी लाइन को कौन भूल सकता है, जहां डॉन टोरी के पिता के साथ मजे कर रही थी। ये तो क्लासिक है। नंबर 7, फुली लोडेड 2000। साल 2000 को कई लोग क्रिएटिव आउटपुट और मेन स्ट्रीम सक्सेस के मामले में WWE का अब तक का सबसे अच्छा साल मानते हैं। लगभग हर पे पर व्यू जिसे कंपनी ने उस साल निकाला वो हिट रहा, जिसमें जुलाई में आया फुली लोडेड उनका सबसे शानदार शो था। इस शो की थीम मौजूदा मेन इवेंट रेसलर्स वर्सेस नए होने वाले हेडलाइनर्स की थी। ये शो के 3 बड़े मैचेस में दिखाया गया था, द अंडरटेकर वर्सेस कर्ट एंगल, ट्रिपल एच वर्सेस क्रिस जेरिको और द रॉक वर्सेस क्रिस बेनवा। माना कि कोई भी नया खिलाड़ी इन मैच में नहीं जीता, लेकिन ये सोच है जो मायने रखती है और 3 में से 2 मैच बहुत ही शानदार थे।
शो की शुरुआत एक मजेदार मिक्स्ड जेंडर टैग मैच के साथ हुई, जिसमें द हार्डी बॉयज वर्सेस लीटा का मुकाबला TNA और ट्रिश स्ट्रेटस के साथ हुआ। न केवल एक्शन मजेदार था, बल्कि ये ट्रिश और लीटा की मशहूर दुश्मनी के शुरुआती पलों में से एक था। जब आप पेरी सैटर्न वर्सेस एडी गुरेरो का मैच देखते हैं और रिकिशी को एक केज के ऊपर से वैल विनस पर एक खतरनाक डाइव लगाते हुए देखते हैं, तो आपको मजा तो आना बनता है। मेरा मतलब है, जब तक आप रिकिशी के घुटने या वैल के शरीर का कोई हिस्सा ना हो। नंबर 6, वेंजेंस 2005 केवल 5 मैचेस वाला रेसलिंग इवेंट। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। 2005 वेंजेंस शो के ये 5 मैच किसी न किसी तरह से काफी शानदार थे। शेल्टन बेंजामिन और कार्लिटो के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच टेक्निकली काफी अच्छा था। उस समय के हिसाब से विक्टोरिया वर्सेस क्रिस्टी हैमी का मैच मजेदार था। केन के खिलाफ एज का मैच रेटेड आर सुपरस्टार को मेन इवेंट्स में भेजने की ओर एक और कदम था। और फिर रेसलमेनिया 21 के 2 रीमैच भी हुए। पहला शॉन माइकल्स और कर्ट एंगल के बीच था। इन 2 लेजेंड्स ने उस समय तक का सबसे अच्छा मेनिया मैच दिखाया और रीमैच में भी किसी को निराश नहीं किया। फिर हुआ मेन इवेंट, जिसमें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बैटिस्टा और उनके पुराने बॉस और दुनिया के सबसे गुस्सैल इंसान ट्रिपल एच के बीच एक हेल इन अ सेल मैच था। द एनिमल और द गेम सेल के अंदर जंग लड़ने लगे और लगभग 30 मिनट के इस मैच में उनकी लड़ाई कहीं भी ठंडी नहीं पड़ी। बिग डेव ने बैटिस्टा बॉम्ब मारकर ट्रिपल एच को पिन कर दिया और खुद को चैंपियनशिप के तौर पे और पक्का कर लिया और मेन इवेंट सीन में हंटर के समय को खत्म कर दिया। हम किससे मजाक कर रहे हैं, वो कभी भी मेन इवेंट सीन से बाहर नहीं गया। नंबर 5, अनफॉरगिवन 2006। जब लोग जॉन सीना के सबसे बड़े करियर राइवल्स के बारे में बात करते हैं, तो बात हमेशा रैंडी ऑर्टन, द रॉक और उनकी खुद की हेयरलाइन की होती है। लेकिन हम में से जो हमारे FU और एटीट्यूड एडजस्टमेंट को जानते हैं, वो एज का नाम लेते हैं। इन दोनों स्टार्स का झगड़ा पूरे 2006 में बीच बीच में चलता रहा, जब न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन पर कैनेडियन ने सीना पर अपने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को कैश इन कर लिया। जब एच ने अनफॉरगिवन में एक TLC मैच में अपने WWE टाइटल को दांव पर लगा दिया, तब उनके झगड़े को काफी ऊंचाई मिल गई। उस समय तक जॉन के सबसे अच्छे मैचेस में से एक में वो TLC के इनोवेटर्स में से एक के साथ शानदार ढंग से भिड़ गए और इस मैच में एक बेहतरीन जीत हासिल की, जिसके लिए उन्होंने एच को लैडर के ऊपर से टेबल्स पर FU मारा। लेकिन ये दोनों ही अकेले नहीं थे जिन्होंने उस रात टोरंटो में तबाही मचाई थी। फुल टाइमर के तौर पे ट्रिश स्ट्रेटस का आखिरी मैच उनकी लंबे समय की दुश्मन लीजा के खिलाफ था और वो जीत गयी। जॉनी नाइट्रो और जेफ हार्डी को रेसलिंग के लिए पूरे 17 मिनट दिए गए थे और DX विंस मैकमैन, शेन मैकमैन और बिग शो के खिलाफ एक हेल इन अ सेल मैच में लड़े, जो एंटरटेनिंग तो था लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक भी। नंबर 4, बैकलैश 2001। रेसलमेनिया X7 को WWE का अब तक का सबसे बेहतरीन शो माना जाता है, इसलिए उसके बाद आने वाले शो पर अच्छा होने की काफी बड़ी और मुश्किल जिम्मेदारी थी। खुशकिस्मती से बैकलैश 01 पर आने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। अब तक के सबसे महान ग्रुप ने शो की शुरुआत की। एक्स फैक्टर ने डडली बॉयज को एक अच्छे 6 मैन टैग मैच में हराया। फिर राइनो ने एक हार्डकोर मैच में रेवन का सामना किया, जो कि इतना शानदार था कि 4 साल बाद TNA ने इसे अपने अनब्रेकेबल पे पर व्यू के मेन इवेंट में इस्तेमाल किया। विलियम रीगल ने क्रिस जेरिको को एक बहुत ही मजेदार डचेस ऑफ क्वींसबरी रूल्स मैच में हरा दिया। कर्ट एंगल और क्रिस बेनवा ने 30 मिनट के एक शानदार अल्टीमेट सबमिशन मैच में हदों को पार कर दिया। शेन मैकमैन ने बिग शो पर जंप किया, जो उनके करियर की सबसे खतरनाक जंप में से एक था। फिर एक बड़ा मैच आया जिसमें मैट हार्डी, क्रिश्चियन और एडी गुरेरो ने ट्रिपल थ्रेट मैच में यूरोपियन टाइटल के लिए लड़ाई की। और फिर 2 मैन पावर ट्रिप वर्सेस ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन हुआ, जिसमें सारी बेल्ट्स दांव पर लग गई थी। इस विशाल मेन इवेंट ने एक शानदार शो को खत्म किया, जिसमें अंत में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने ट्रिपल एच के साथ टेकर और केन को सारे टाइटल्स अपने नाम कर लिए। इस शानदार शो को देखना ना भूलें। नंबर 3, ECW वन नाइट स्टैंड 2005। हालांकि कुछ लोग 2006 के वर्जन को पसंद कर सकते हैं, जिसमें रॉब वैन डैम ने WWE चैंपियन बनने के लिए जॉन सीना को हराया था। हमारा मानना है कि आप ओरिजिनल को हरा नहीं सकते। ECW के राइज एंड फॉल की DVD की सफलता से इंस्पायर होकर WWE ने इस एक्सट्रीम कंपनी को खून खराबे से भरी एक रात के लिए फिर से जिंदा करने का फैसला किया। शो में कई तरह के मैचेस शामिल थे, जिसमें अभी काम करने वाले टैलेंट्स और पहले के ECW टैलेंट्स और साथ साथ कई सारे फ्री एजेंट्स भी देखने को मिले। द थ्रिल सीकर्स के अलग हो जाने के बाद लैंस स्टॉर्म ने क्रिस जेरिको का सामना किया। सुपर क्रेजी, तजीरी और गाइडो ने अपना मशहूर 3-वे डांस किया और कोई ट्रिपल थ्रेट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। रे मिस्टीरियो ने साइकोसिस से मैच किया और अमेरिका में उनके शुरुआती दिनों की याद दिलाई। और मेन इवेंट में द डडली बॉयज का सामना टॉमी ड्रीमर और सैंडमैन से हुआ, जिन्हें पूरी तरह से मेटालिका एंट्रेंस मिली।
क्रिस बेनवा का एडी गुरेरो से लड़ना और माइक ऑसम और मसाटा टनाका का एक दूसरे को तोड़फोड़ देना, वाह ये सच में बहुत ही मजेदार था। वन नाइट स्टैंड फिलाडेल्फिया की उस छोटी सी कंपनी के लिए एक परफेक्ट श्रद्धांजलि थी। नंबर 2, इन योर हाउस कैनेडियन स्टैम्पीड। अक्सर WWE के सबसे अच्छे कार्ड्स में से एक कहे जाने वाले 16वें इन योर हाउस इवेंट को कैनेडियन स्टैम्पीड नाम दिया गया क्योंकि यह कनाडा में होने वाले कैलगरी स्टैम्पीड इवेंट के काफी करीब था। ये हार्ट फैमिली के लिए भी एक श्रद्धांजलि थी जिन्होंने फादर स्ट्यू की स्टैम्पीड टेरिटरी में अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत की। दी एक्सटेंडेड हार्ट क्लैन और ब्लाइंड पेलमैन का सामना रोड वॉरियर्स, गोल्डस्ट, केन शैमरॉक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की टीम से मेन इवेंट में हुआ। ये हार्ट फाउंडेशन के हेल इन अमेरिका फेसिंग कनाडा वाले समय के बिल्कुल बीच हो रहा था, इसलिए जब हिटमैन और उसके साथी रिंग में आए तो लोग पागल हो गए। शोर और भी तेज हो गया जब उसी देश के हीरोज ने उन कमजोर से खिलाड़ियों को हरा दिया, जिससे सभी फैंस खुशी खुशी घर गए और इस शाम को बाकी 3 मैच, हाँ केवल 3 ही मैच बाकी थे, वो भी शानदार रहे। हंटर्स, हेम्सली और मैनकाइंड ने एक दूसरे के खिलाफ अपनी दुश्मनी जारी रखी। दी अंडरटेकर का सामना वेडर से हुआ। एक जापानीज टैलेंट एक्सचेंज में टाका मिशिनोको का सामना द ग्रेट सेस्के से हुआ। छोटा, अच्छा और सीधा मुद्दे की बात। यही कारण है कि कई लोग इस शो को अब तक के सबसे बेहतरीन WWE शो में से एक मानते हैं। नंबर 1, बैकलैश 2000। एज और क्रिश्चियन वर्सेस DX, डीन मेलेंको वर्सेस स्कॉटी टू हॉटी, क्रिस जेरिको वर्सेस क्रिस बेनवा, द बिग शो का हल्क होगन का मजाक उड़ाना, बाबा डडली का ट्रिश स्ट्रैटस को टेबल पर पटकना, ये सभी शानदार मैच और मोमेंट्स हैं। लेकिन मुझे गलत ना समझें, पर आप सभी यहाँ मेन इवेंट के लिए ही आए हैं, है ना? मेगा हील WWE चैंपियन ट्रिपल एच ने द रॉक के खिलाफ अपनी बेल्ट दांव पर लगा दी, एक ऐसे मैच में जो 1 महीने पहले रेसलमेनिया का मेन इवेंट होना चाहिए था। एटीट्यूड एरा के दौरान रेसलिंग क्यों इतनी फेमस हुई थी, इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल के तौर पे इस मैच में ड्रामा पूरी तरह से भरा हुआ था। द रॉक लगातार ट्रिपल एच के अलग अलग बेईमान साथियों से लड़ रहे थे, जिसमें एक बेईमान रेफरी शेन मैकमैन भी शामिल थे। और फिर जैसा ही लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, कांच टूटने की आवाज आई। स्टोन कोल्ड को द रॉक के साइड होना चाहिए था, लेकिन वो मैच के लिए नहीं आ पाए। हालांकि जब उनके पुराने दुश्मन को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तभी द टेक्सास रैटलस्नेक एक कुर्सी के साथ आए और उन बेवकूफों को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया, जिससे द ग्रेट वन को टाइटल वापस मिल गया। किसी शो को इतिहास में जगह दिलाने के लिए कभी कभी एक अच्छा मेन इवेंट ही काफी होता है। बैकलैश के पास अच्छा मेन इवेंट नहीं था, बल्कि वो अब तक का सबसे महान मेन इवेंट था।